गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम 66 बीपीएससी मेंस जीएस पॉलिटी में जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अतुल लोहिया 66 बीपीएससी मेंस में पॉलिटी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जो लोग उस बैच में थे। और अगर आपने 66 मेंस का एग्जाम दिया है तो पॉलिटी के क्वेश्चन देख के तो बड़े खुश हुए होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जी गौरव, बिल्कुल कि 4 में से 3 प्रश्न एक तरह से कहा जाए कि हूबहू जैसे हमने पढ़े थे वो वैसे ही आए थे। चौथा तो खैर वो टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस किए थे आपसे 66 मेंस में। पूरा 100% पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस नहीं किया था। तो जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए थे उसमें से 3 प्रश्न आए, बस एक प्रश्न ऐसा जो कि वो टॉपिक डिस्कस नहीं था। और जो 3 प्रश्न आए वो आप देखेंगे कि हूबहू बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न आए हैं जैसे क्लास में हमने डिस्कस किए थे। तो जो लोग मेंस दिए हैं या नहीं भी दिए हैं, क्लास की थी, पेपर देखा है, तो उन्हें ये बात समझ में आई होगी। जी शिवम जी क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। गुड आफ्टरनून ज्योति, गौरव, लक्ष्मी। अच्छा शिवम, एक्चुअली शिवम में मतलब टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में यूज करता हूं, लेकिन पूरा फ्लुएंट अंग्रेजी में क्लास लेने में अभी मैं उतना अच्छा अंग्रेजी नहीं है मेरी। सो पूरा 100% इंग्लिश में क्लास अभी मैं नहीं करता हूं। टर्मिनोलॉजी जरूर इंग्लिश में डिस्कस करता हूं मैं। तो बस ये दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज हाँ, तो थोड़ा सा अगर आप लोग मैनेज करेंगे तो जरूर। मैं तो टर्मिनोलॉजी कोशिश करता हूं कि वो इंग्लिश में हो जाए। तो एक बात तो जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये भाई मेरी भी तारीफ है, या चलिए मेरी तारीफ नहीं, लेकिन मेरा तो उद्देश्य ये होता है कि जो पर्पज है वो पर्पज सॉल्व होना चाहिए परीक्षा को लेके। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, और आप में से जिन लोगों ने मेंस दिया है या नहीं दिया, पेपर देखे हैं, पिछले सालों के पेपर देखे हैं, और स्पेशली जो लोग यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूं केवल और केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कई लोग आप में ऐसे भी हैं जो बीपीएससी के साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट के एग्जाम भी देते हैं। इस बार जो और एक बड़ा अच्छा मुझे ट्रेंड और चेंज देखने को मिला बीपीएससी में, हो सकता है आपको वो अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मैंने ऐसा पाया कि पिछले सालों की तुलना में इस बार जो बीपीएससी का पेपर था उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा था। हो सकता है जैसा मैंने कहा कि ये केवल मुझे ऐसा लगा हो, आपको ना ऐसा फील हुआ हो। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। और ये मैं इस आधार पे ये बात कह रहा हूं कि मैंने जब बीपीएससी का पेपर देखा, चाहे वो जीएस का पॉलिटी मतलब जो सेक्शन में पढ़ाता हूं वो, और चाहे पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल, आपको जानकारी होगी मैं पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल का
टीचर हूं और जीएस के कई सेक्शन पढ़ाता हूं, उसमें पॉलिटी या यूपीएससी में एथिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक पढ़ाता हूं। मेरा जो रिसर्च है वो नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म के ऊपर रिसर्च है, तो फेडरल स्टडीज से मेरा रिसर्च भी है। तो मैं मतलब ये सारे मेरे स्पेशलाइजेशन के एरियाज हैं जिनको मैं डिस्कस करता हूं क्लास में। इस बार इनफैक्ट मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स और आईआर के भी कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, फर्स्ट टाइम ही पढ़ाए थे। तो करंट अफेयर्स और आईआर के भी कई सारे टॉपिक 66 मेंस में मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ। 25 साल का जो मेरा अनुभव है, 1996 से जुड़ा हूं सिविल सेवा परीक्षा से 2021, पूरे 25 साल हो गए हैं मुझे सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े हुए। जब ये पेपर इस बार का देखा मैंने, बीपीएससी का, ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और जीएस में पॉलिटी का, तो मुझे ये बात जो समझ में आई कि कई सारे प्रश्न इस बार ऐसे थे जो यूपीएससी से रिपीट किए गए। पॉलिटी के 4 में से ये पहला प्रश्न हूबहू रिपीट है यूपीएससी से, अभी बताऊंगा मैं आपको। बाकी 2 प्रश्न हूबहू रिपीट नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलते प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में। और पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल में भी मैंने ये फील किया कि 12 में से कम 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू रिपीट हुए हैं बीपीएससी में, जो ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ऐसा कहा जाता है और काफी हद तक सही भी है कि भाई बीपीएससी की तुलना में यूपीएससी का स्टैंडर्ड ज्यादा है, और होता भी है। लेकिन इस बार अगर बीपीएससी ने यूपीएससी के पुराने प्रश्नों को रिपीट किया है, इसका सीधा सा मतलब है कि अब बीपीएससी भी धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, और वो भी हो सकता आगे आने वाले समय में थोड़ा यूपीएससी के बराबर ना सही, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड उसका अपग्रेड होना ही है। कैसे, तो जो ये जीएस पॉलिटी का पहला प्रश्न, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको जानकारी है भी कि इस प्रश्न को लेके विवाद भी हो गए हैं, कुछ 1-2 शब्द ऐसे यूज कर लिए गए इस क्वेश्चन में कि जिनको लेके काफी डिस्प्यूट भी हो गए। ये प्रश्न यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा जा चुका प्रश्न है। और आप सोच के देखिए, जो पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल में पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी में कुछ साल पहले, उस प्रश्न को बीपीएससी ने जीएस में रिपीट किया है। ऑप्शनल का प्रश्न जीएस में। आप में से जो लोग अगर पब्लिक एड के भी कुछ लोग स्टूडेंट होंगे, और आप अगर यूपीएससी के पुराने पेपर देखेंगे पब्लिक एडमिशन में, तो समझ पाएंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको। जो ये पहला प्रश्न शुरू भी करते हैं हम। 4 प्रश्न है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है जी। तो पब्लिक एडमिशन जिन लोगों का है वो मैच भी कर सकते हैं यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन से, ऑप्शनल में भी। और जीएस का जो ये प्रश्न है, ये तो हूबहू रिपीट हुआ है, थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में 1-2 शब्द चेंज हो गए हैं। तो देखिए, आप प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। इंग्लिश वर्जन भी देखें। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is like an old man in family who has all the authorities. However, he cannot do anything effective if the naughty young members of family do not listen him. Evaluate. सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इस प्रश्न को लेके क्या डिस्प्यूट हुआ है और कैसे यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। यूपीएससी
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2007 में प्रश्न पूछा गया था। मैं प्रश्न पढ़ के बताता हूं, आप अगर यूपीएससी का पवेट का पेपर देखेंगे तो उसमें चेक भी कर सकते हैं। 2007 का मैं यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न पढ़ रहा हूं। भारत का, आप मैच करिए इस प्रश्न से, भारत का राष्ट्रपति परिवार में दादा दादी की भांति कार्य करता है। यदि जवान पीढ़ी उसकी सलाह का अनुसरण नहीं करती हो तो भी वह कुछ भी करने में नितांत असमर्थ होता है। टिप्पणी कीजिए। यह यूपीएससी पब्लिक एडमिशन 2007 का प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति परिवार में दादा दादी की भांति कार्य करता है। यदि जवान पीढ़ी उसकी सलाह का अनुसरण नहीं करती हो तो भी वह कुछ भी करने में नितांत असमर्थ होता है। टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश वर्जन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया acts like grandparent in a family. If younger generation does not follow his oblique her advice, she is just unable to do anything. Comment. 2007 यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है और ये प्रश्न आपके सामने है बीपीएससी का 66 बीपीएससी मेंस 2021। ट्रांसलेशन में एक दो शब्दों का हेरफेर हुआ और उन्हीं शब्दों को लेके विवाद हो गया। यूपीएससी के प्रश्न में था ग्रैंड पेरेंट या दादा दादी और यहां लिख दिया बुजुर्ग, ओल्ड मैन। प्रश्न में था युवा पीढ़ी, यूपीएससी में यंगर जनरेशन और यहां लिख दिया शैतान युवा सदस्य। नॉटी यंग मेंबर्स। और इन्हीं शब्दों को लेके विवाद हो गया कि आप सांसदों मंत्रियों को शैतान शब्द का यूज कर रहे हैं, तो ये तो संसदीय शब्द नहीं है। भाई ये अपेक्षा की जाती है कि आप जो पार्लियामेंट्री डेकोरम है, संसदीय शब्द हैं, उनका प्रयोग करें आप। नकल अगर अकल के साथ नहीं की जाए तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे बन के लौटे वाली स्थिति हो जाती है। यहां वही हो गया कि बीपीएससी ने थोड़ा सा दो चार शब्दों का हेरफेर करना चाहा ताकि ये ना लगे कि हूबहू रिपीट कर दिया है प्रश्न। वो हेरफेर ऐसा हो गया कि अर्थ का अनर्थ निकल आया। वहां दादा दादी लिखा था, ग्रैंड पेरेंट सम्मानजनक शब्द था, यहां बुजुर्ग लिख दिया। चलिए यहां उतनी आपत्ति फिर भी ना हो, ओल्ड मैन। लेकिन जो ये नॉटी और हिंदी में शैतान शब्द का यूज कर दिया मंत्रियों के लिए, वो बेसिकली स्वाभाविक सी बात है कि उपयुक्त शब्द नहीं है। तो इसी बात को लेके विवाद छिड़ा है, किस तरह के शब्दों के प्रयोग से परहेज किया जाना चाहिए। तो खैर, अब वो शब्दों के विवाद में हम नहीं पड़े। प्रश्न आप देख रहे हैं कि 2007 यूपीएससी पवेट में जो प्रश्न पूछा गया था वो यहाँ 14 साल बाद बीपीएससी ने जीएस पॉलिटी में उस प्रश्न को उठाया, रिपीट किया। चूंकि मैं, जैसा मैंने बताया कि 25 साल से जुड़ा हूं सिविल सेवा परीक्षा से, और नेचुरल सी बात है कि मुख्यतः यूपीएससी की तैयारी से ही जुड़ा हूं। बीपीएससी तो इधर, अब पिछले कुछ सालों से जब से रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं तो इधर अब बीपीएससी से भी जुड़ गया, अदरवाइज तो मेनली यूपीएससी से ही जुड़ा रहा हूं। 25 साल से पता है कि एक एक प्रश्न कब जीएस में कौन सा प्रश्न पूछा गया, पवेड में कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम क्लास में जो पढ़ाते हैं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटी हो, वो उसी स्टैंडर्ड, उसी लेवल का पढ़ाते हैं जो यूपीएससी का लेवल और स्टैंडर्ड है।
और स्वाभाविक सी बात है कि जब मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, पिछले 65th में भी मेंस पॉलिटी में कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, 66 मेंस में भी मैंने आपको कई टॉपिक पढ़ाए, तो स्टैंडर्ड मैंने यहां भी वही रखा। पता था मुझे कि बीपीएससी का स्टैंडर्ड उतना नहीं है जितना यूपीएससी का, लेकिन फिर भी मैंने अपना स्टैंडर्ड घटाया नहीं, जानबूझ के नहीं घटाया, क्योंकि मेरी पहले दिन से यह सोच रही है कि आपसे जिस भी फील्ड में जो अपेक्षाएं की जाती हैं, हमेशा आप थोड़ा सा उससे ऊपर के लिए काम कीजिए, थोड़ा बड़े सपने देखिए। अगर आप उस स्टैंडर्ड तक का काम करेंगे या बिलो स्टैंडर्ड काम करेंगे, तब तो आप दौड़ में आधा तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो दौड़ में बने रहना है, जीतना है, तो बेहतर है कि बिलो स्टैंडर्ड तो बिल्कुल नहीं हो, उस स्टैंडर्ड का काम करें जो अपेक्षा है। इवन थोड़ा सा अगर उससे प्लस जाके ऊपर जाके भी काम कर लेंगे, थोड़ा हो सकता है एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बुराई नहीं है, वो आपको फायदा ही देगी। और इस बार के बीपीएससी के पेपर ने यह सिद्ध किया। मतलब मैं दावे से कह सकता हूं कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे पेपर, बजाय जो लोग केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब यहां तो देखिए, हम लोग भी, आप लोग केवल बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसी स्टैंडर्ड पे लेके चल रहे हैं कि आप अगर थोड़ा टफ प्रश्न भी आते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ प्रश्न भी आते हैं, तो भी आप बेहतर ढंग से कर पाए। तो हम लोग तो उसी लेवल पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो अब ये जो प्रश्न है, अब मैं आता हूं इस प्रश्न के ऊपर। गौरव जी, नहीं, यहां एज का सेंस नहीं है, बुजुर्ग का मतलब एज से नहीं है, वो शब्द है, भाव उसका पकड़ना है आपको, शब्द नहीं पकड़ना है बुजुर्ग या दादा दादी, उसका सेंस, उसका भाव पकड़ना है आपको प्रश्न का। ठीक है ये बात कि जनरली तो 60-70 प्लस के लोग ही हमारे देश में प्रेसिडेंट बने हैं, हाँ, लेकिन फिर भी जो प्रश्न का सेंस है, सबसे पहले मैं वो आपको सेंस बता दूं। एक तो आपको यहां शब्दों पे ध्यान देना है, तो जो पुछल्ले शब्द या टेल वर्ड होते हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां लिखा है मूल्यांकन कीजिए, एवेल्युएट। तो एक इस शब्द पे ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जो स्टेटमेंट लिखा है, हमें उसका मूल्यांकन करना है, एवेल्युएट करना है, मतलब उस स्टेटमेंट के पक्ष में भी लिखना है और उसके विपक्ष में भी लिखना है। हमें यह भी दिखाना है कि कैसे जो ये बात कही गई है, जो ये स्टेटमेंट लिखा है, ये सही है, लेकिन यह भी दिखाना है कि कैसे ये सही नहीं है, और तब फिर हमें कंक्लूड करना है। तो मूल्यांकन शब्द पे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमें दोनों एंगल दिखाने होंगे। दूसरी बात आप देखेंगे तो ये संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैंने पूरा ये टॉपिक डिस्कस किया था आपसे, स्पेशली ये टॉपिक मैंने अपनी तरफ से डिस्कस किया था आपसे। संसदीय लोकतंत्र में हम देखते हैं कि दो प्रधान या मुखिया का अस्तित्व होता है। एक राज्य का प्रधान होता है, हेड ऑफ स्टेट, और दूसरा शासन या सरकार का प्रधान होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में राज्य का प्रधान प्रेसिडेंट है, शासन या सरकार के प्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दो प्रधान या मुखिया, जो राज्य का प्रधान है, हेड ऑफ स्टेट है, ये नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, और जो शासन या सरकार का प्रधान है, ये एक्चुअल हेड या ये वास्तविक प्रधान होता है।
नाम मात्र के प्रधान नॉमिनल हेड का मतलब होता है कि संविधान के द्वारा उसे सारी शक्तियां तो सौंपी गई हैं, लेकिन जो खुद स्वतः उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि वास्तव में उन पावर्स का प्रैक्टिकली जो अप्लाई किया जाता है, उनको जो यूज किया जाता है, वो अगर हम अपने देश की बात करें, आर्टिकल 74 के तहत ये स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग एक मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के आधार पर करेंगे। तो शक्तियां हमने बहुत सारी राष्ट्रपति को दी हैं। हमने प्रेसिडेंट की पावर पढ़ी थी, पूरा डिटेल मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कंपैरिजन किया था प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से, अमेरिकन सिस्टम से, ब्रिटिश सिस्टम से भी क्या समानताएं क्या असमानताएं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अलग से भी टॉपिक पढ़ा था, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आपको। तो बस यहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने राष्ट्रपति को एक नाम मात्र का कार्यपालक बनाया है, वहां बुजुर्ग या दादा दादी की भूमिका 66 में क्लास हुई थी, उसी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 67 में अब होगी क्लास फिर आगे, अभी 66 में क्लास हुई थी। तो संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की एक नाम मात्र के कार्यपालक के रूप में भूमिका, उसी नाम मात्र के कार्यपालक के लिए वहां दादा दादी या बुजुर्ग सदस्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। और मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका, उसके लिए यंग जनरेशन या नॉटी यंग पीपल, उन शब्दों का प्रयोग हुआ है वहां। तो दादा दादी बुजुर्ग हो गए राष्ट्रपति, और युवा सदस्य, अब नॉटी कहें नहीं कहें जो भी, वो युवा सदस्य हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन दोनों के बीच के आपसी संबंध, एक नाम मात्र का और दूसरा वास्तविक कार्यपालक। बस अब ये समझ गए हैं आप पूरा प्रश्न, कि ये पूरा जो प्रश्न है उसकी जो थीम है वो संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की भूमिका से जुड़ी है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के संबंधों से जुड़ी हुई है। तो देखिए आप, हम लोगों के घरों में जब शादी विवाह होता है, अगर उन शब्दों पे ही चलें, दादा दादी या बुजुर्ग, हम लोगों के घरों में देखिए जब शादी विवाह होता है, जो शादी का कार्ड छापा जाता है, इनविटेशन कार्ड जो होता है, देखिए कहां से शुरुआत होती है, हमारे सुपौत्र या हमारी सुपौत्री, मतलब जो कार्ड छपता है वो दादा दादी के नाम से छपता है, भले जीवित हो या नहीं हो, लेकिन जनरली परंपरा यही है कि शादी विवाह के जो भी निमंत्रण पत्र हैं, कार्ड हैं, वो दादा दादी के नाम से ही होते हैं, हमारे सुपौत्र या हमारी सुपौत्री। तो नाम दादा दादी का होता है, लेकिन केवल नाम होता है दादा दादी का, बाकी आप देख लीजिए कि वर वधू के चयन से लेके खाने पीने के मेन्यू तक कहीं भी दादा दादी की कोई भूमिका नहीं होती है। जाके उन्हें कुर्सी पे बढ़िया से सजा जाके बिठा दिया जाता है मूर्ति जैसा, कि बस जो लोग आए व्यवहार देने तो लिफाफा पकड़ते जाएं, या बस इतना काम होता है उनका। तो उसके अलावा उनका और कोई काम नहीं होता, कोई उनसे ना पूछा जाता है, ना बात मानी जाती है, डिसीजन लेके बस बता दिया जाता है कि ऐसा होना है, ऐसा होगा। नाम उनका है, लेकिन वास्तव में शक्ति उनके पास कुछ नहीं है, उनकी राय, उनके परामर्श का कोई बहुत महत्व नहीं है। बस सेम स्थिति कहा गया है कि यहां देश के शासन में राष्ट्रपति की है, जो परिवार में दादा दादी या एक बुजुर्ग सदस्य की होती है।
आर्टिकल 53 में लिखा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पद में निहित होगी। आर्टिकल 79 में हमने राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का भी पार्ट बनाया है। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 में न्यायिक जुडिशियल पावर भी है, क्षमादान या पार्डन से जुड़ी शक्तियां दी गई हैं। उसके अलावा मिलिट्री, डिप्लोमेसी, इमरजेंसी, बहुत सारी पावर प्रेसिडेंट को दी गई हैं, लेकिन वास्तव में उन सब का प्रयोग करना है राष्ट्रपति को आर्टिकल 74 के अंडर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से। तो आपको बस यही प्रश्न में लिखना है, आप आंसर की शुरुआत करें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र से। जो आपका फर्स्ट पैरा हो आंसर का या इंट्रोडक्शन, उसमें आप दिखाएं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का नेचर होता है दो प्रधान या मुखिया, एक राज्य का, एक शासन का, एक नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। फर्स्ट पैरा में आप इंट्रोडक्शन में ये दिखाएं। उसके बाद दो पैरा आप और लें, सेकेंड थर्ड पैरा, जो मेन बॉडी होगी आंसर की। फर्स्ट पैरा ये हो गया इंट्रोडक्शन। आगे के दो पैरा आप सेकेंड थर्ड पैरा। इसमें आप प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उन्हें डिस्कस कर लें। राष्ट्रपति की शक्तियां, उनकी भूमिका क्या है वो डिस्कस कर लें। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फिनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, जो जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो दिखाएं आप। फोर्थ पैरा, आप दिखाएं कि आर्टिकल 74 के तहत कैसे राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मंत्री परिषद की सलाह से बंधा हुआ है। थोड़ा सा वहां यह भी चर्चा कर दें कि आर्टिकल 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद राष्ट्रपति को हमने बाध्य कर दिया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। तो इस लिहाज से बिल्कुल ये ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की भूमिका दादा दादी या नाम मात्र के शासक की है। तो फोर्थ आप ये लिखें, आर्टिकल 74, 42वां 44वां संविधान संशोधन। लेकिन फिर फिफ्थ पैरा में आपको दिखाना है, चूंकि मूल्यांकन करना है, एवेल्युएट करना है, तो मैंने कहा हमें दोनों एंगल दिखाने हैं, स्टेटमेंट के पक्ष में भी और स्टेटमेंट के विपक्ष में भी। हाँ जी नीरज जी, पॉइंट में लिखिए आप, जो ये राष्ट्रपति की शक्तियां लिखेंगे आप बिल्कुल इनको पॉइंट पॉइंट में लिखिए। फिफ्थ पैरा में आप दिखाइए कि यद्यपि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं, लेकिन दो चीजें आप यहां डिस्कस कीजिए कि एक तो राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी डिस्क्रेशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियां हैं जहां उन्हें मंत्री परिषद की सलाह की जरूरत नहीं है। तो एक ये एंगल आप डिस्कस कीजिए अगले पैरा में। विवेकाधीन शक्तियां संविधान में लिखी नहीं है, लेकिन सिचुएशनल हैं, परिस्थितियां बन जाती हैं कई बार ऐसी कि राष्ट्रपति को अपने विवेक से डिसीजन लेना होता है। जैसे हंग पार्लियामेंट हो जाए, त्रिशंकु लोकसभा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल पाए, तो वैसी कंडीशन में फिर प्रेसिडेंट को ही ये डिसीजन लेना होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वो पीएम अपॉइंट करें।
तो इस तरह से कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, तो कई उनकी डिस्क्रेशनरी पावर हैं। तो मतलब यहां मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है, ये एंगल दिखाइए आप। दूसरा एंगल आप ये भी दिखाइए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। दूसरा ये एंगल भी दिखाइए आप। तो कहीं ना कहीं ये चीजें पावरफुल बनाती हैं राष्ट्रपति को। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रोविजन कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है एक बार उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। तो वो एंगल भी दिखाइए आप। और प्लस इसके साथ साथ एक एंगल और दिखाइए कि समय समय पर हमारे देश में राष्ट्रपति सक्रिय भी होते रहे हैं और प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म या राष्ट्रपति की सक्रियता, तो एक ये एंगल भी दिखाना है आपको कि समय समय पर राष्ट्रपति सक्रिय हो जाते हैं, सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। तो उस आधार पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति बुजुर्ग या दादा दादी वाली भूमिका है, उनके पास कोई पावर नहीं है। ये तीनों चीजें बताएंगी कि राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप नहीं है या केवल नाम मात्र के कार्यपालक नहीं है, बल्कि उनके पास कुछ पावर है जहां मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है। अब नहीं है राष्ट्रपति की सक्रियता, लेकिन के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम जब तक राष्ट्रपति थे तब तक थी राष्ट्रपति की अच्छी खासी सक्रियता। इनफैक्ट प्रश्न पूछने के पीछे तर्क भी होता है। यूपीएससी 2007 में प्रश्न पूछा गया था, उस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बनी थी और तब उनकी भूमिका दिखाई दी थी एकदम नॉमिनल हेड वाली, तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। और इस बार आप देखेंगे अगर यूपीएससी का प्रश्न होता तब तो मैं 101% दावे से कहता, लेकिन बीपीएससी ने भी पूछा है। तो अब अभी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, तो फिर भी लगभग वही स्थिति है कि वो सक्रिय नहीं है या बस नॉमिनल हेड है। तो इस बार प्रश्न पूछा गया, अगर यूपीएससी ने पूछा होता तो हम 101% दावे से कहते कि इसी वजह से पूछा गया। बीपीएससी भी उतना प्रोग्रेसिव है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये प्रश्न पूछे गए हैं तो तर्क भी है कि प्रश्न क्यों, कम से कम यूपीएससी तो जो प्रश्न पूछता है बिल्कुल रीजन होता है, बिल्कुल तर्क होता है कि वो प्रश्न क्यों पूछा है। स्पेशली जीएस में तो विशेष रूप से हर प्रश्न के पीछे बताया जा सकता है कि आखिर ये प्रश्न क्यों पूछा गया है। तो वैसे जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर हम अवेयर हैं, जागरूक हैं, हाल फिलहाल के क्या डेवलपमेंट घटनाएं हैं उनको जान समझ रहे हैं, तो काफी हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि रीजन होता है, कुछ तर्क होता है। ऐसे तो भाई सिलेबस में से कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी तो उस समय भी राष्ट्रपति की भूमिका एकदम नॉमिनल हेड वाली हो गई थी। जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी तो प्रश्न पूछा गया था। इस समय अब अभी हमने कहा वर्तमान राष्ट्रपति के समय भी स्थिति लगभग वही है, तो यहां प्रश्न पूछ लिया गया। तो इस तरह से आप बस आंसर लिख के लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि भाई संसदीय लोकतंत्र में ये बात सही है कि राष्ट्रपति को हमने मंत्रिपरिषद की सलाह से बांधा है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रपति कई बार अपनी उस भूमिका से बाहर निकलते हुए भी दिखाई देते हैं। तो हम पूरी तरह से इस कथन से सहमत नहीं हो सकते हैं, बस पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते। इस तरह से बस लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए आप। तो ये 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल गौरव जी, मिस्टी कोई बात नहीं, आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं। जो 66 का मेंस हुआ है उसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे
कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल किस स्टैंडर्ड का पढ़ना है, और बिल्कुल फिर पढ़ाएंगे आपको आगे। तो नेचुरल सी बात है कि उसी लेवल का पढ़ाएंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसा पीछे पढ़ाते रहे हैं। तो उसके लिए तो कोई परेशान होने की या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेस्ट है वो उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, जो आपकी जरूरत है, जो नेचर है प्रश्नों का, जो अब एग्जाम की डिमांड है, बिल्कुल उसी तरह से ही करेंगे हम लोग काम। तो पहला प्रश्न है ये, आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न देखें। रमेश, ये कैसे बढ़ेगा आगे? क्यों रमेश, ये बढ़ेगी कैसे स्लाइड आगे? अगली स्लाइड बढ़ेगी कैसे? नेक्स्ट। अच्छा, ऊपर वाला है सिस्टम, ओके। हाँ ठीक, हाँ ओके। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। अगेन आप देखिए, हूबहू बिल्कुल इसी तरह से हमने पढ़ा है। संघात्मक और एकात्मक शासन पढ़ाया है मैंने, फेडरल और यूनिटरी डेमोक्रेसी, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाया है मैंने, दोनों को एक साथ जोड़ते हुए पढ़ाया था। और बस हूबहू वही प्रश्न है दोनों को जोड़ते हुए, कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचा है वो संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर झुका हुआ है, उन्मुख है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है या मेरा जो रिसर्च वर्क है वो इसी फेडरल स्टडीज के ऊपर ही है। मैंने रिसर्च की है कि एक फेडरल कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी के सामने क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां होती हैं। एक बहुत रिसेंट और चर्चित टॉपिक है जिस पे अभी ऑल ओवर वर्ल्ड ना के बराबर काम हुआ है, उस पे मैंने रिसर्च की है। नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा संघवाद। इसका मतलब होता है कि एक फेडरल कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस, चुनौतियां हैं, कैसे निपटा जाए। हमारे देश में हम कैसे निपट रहे हैं, स्पेशली NIA के रोल, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपना काम किया। तो ये जो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे उसी संघात्मक शासन व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। और फिर क्यों पूछा गया है प्रश्न तो बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल से आप देखिए, जब से कोरोना का दौर चल रहा है, हर आदमी ने ये देखा है कि कैसे केंद्र की तरफ शक्तियों का झुकाव ज्यादा हुआ है। एक मजबूत केंद्र, डोमिनेंट सेंटर का जो कॉन्सेप्ट या सोच है वो ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दी है हमें इस पिछले 1-1.5 साल में। तो मैंने कहा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे रीजन होता है। और हमने भी उसी तरह से टॉपिक पढ़ाए हैं आपको कि भाई संभावना, मैंने कहा कि संभावना भी तो वहीं से लगाते हैं हम कि क्या पूछे जाने की संभावना है। जो स्टेट लिस्ट या राज्य सूची के विषय हैं उन पे भी हमारे देश में केंद्र सरकार काम कर रही है। सबसे अच्छा उदाहरण हेल्थ या स्वास्थ्य है।
पिछले 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, लेकिन स्वेच्छा से राज्य सरकारें केंद्र से कह रही हैं कि भैया आप काम करो, वैक्सीन मंगा के दो, फ्री में लगाओ, आप करो। हमारे बस का नहीं है। जबकि हेल्थ शेड्यूल 7 में आप देखेंगे तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन आप देखिए कैसे हमारे देश में सेंट्रल एजेंसीज की भूमिका बढ़ रही है, चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हों, चाहे वो NIA, CBI जैसी संस्थाएं हों, कि कैसे उनका रोल, उनकी भूमिका बढ़ रही है, या ऐसे और बहुत सारे मुद्दे। वहीं से प्रश्न पूछा गया है ये कि संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। यहां आप टेल वर्ड देखें तो एक्सप्लेन या व्याख्या करना है, मतलब कि जो स्टेटमेंट है बस उसको एलैबोरेट कर देना है। यहाँ वो पक्ष विपक्ष, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नहीं दिखाना है हमें। यहाँ सिंपल एक्सप्लेन है, यहाँ एवेल्युएट नहीं है। एवेल्युएट होता तो हम फिर दोनों पक्ष दिखाते, दिए गए स्टेटमेंट के पक्ष में भी बात करते, विपक्ष में भी। लेकिन यहाँ हमें केवल व्याख्या करनी है, तो जो दिया गया स्टेटमेंट है हम उसके पक्ष में ही बात करेंगे, उसको एलैबोरेट या डिस्कस कर देंगे बस। और सच्चाई भी है ये, हम झुटला नहीं सकते इस सच्चाई को। क्वेश्चन नंबर 2, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल एंड यूनिटरी डेमोक्रेसी और केंद्र राज्य संबंध या सेंटर स्टेट रिलेशन, इन दो से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दोनों को एक साथ जोड़ते हुए हमें आंसर लिखना है। चर्चा बिल्कुल इसी तरह से हमने आपसे की है। आप शुरुआत यहीं से करें प्रश्न की। थोड़ा सा 2 मिनट में मैं बता दूं ये टॉपिक क्या है, ताकि जिन लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है वो भी कुछ बेसिक बात समझ जाएं। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के कई रूप हैं। एक जो पिछले प्रश्न में हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र। एक ये है संघात्मक एकात्मक शासन, फेडरल यूनिटरी डेमोक्रेसी। अलग अलग आधार पे लोकतंत्र के हमने अलग अलग कई प्रकार किए हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन, विधायिका कार्यपालिका के संबंध के आधार पर वो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के बेस पे ये फेडरल और यूनिटरी डेमोक्रेसी है, केंद्र और राज्य सरकार के आपसी संबंधों के आधार पे। संघात्मक सरकार में या संघात्मक शासन में 2 सरकारें होती हैं, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होती हैं। जबकि एकात्म या यूनिटरी मॉडल में 2 मॉडल प्रचलित हैं। या तो एक ही सरकार होती है और या सरकारें वहां भी 2 होती हैं, लेकिन शक्तियां सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में होती हैं। वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है। भारत में हमने दोनों का मिला जुला रूप अपनाया है, संघात्मक भी एकात्मक भी।
सामान्य परिस्थिति में हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल है, लेकिन जो विशेष परिस्थितियां हैं उसमें वो यूनिटरी हो जाता है। संघात्मक शासन के भी 3 रूप हैं दुनिया में प्रचलित, एक को कॉन्फेडरेशन कहते हैं, एक को फेडरेशन कहते हैं, एक को यूनियन कहते हैं। कन्फेडरेशन या परिसंघवाद, फेडरेशन या संघवाद, या महापरिसंघ, परिसंघ और संघ जनरली हिंदी किया जाता है। कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, महापरिसंघ, परिसंघ और संघ, ये संघात्मक के 3 रूप होते हैं। जो कन्फेडरेशन होता है उसमें राज्य ज्यादा ताकतवर होते हैं केंद्र से। जो फेडरेशन है उसमें इक्वल पावर होती है सेंटर की और स्टेट की। और जो यूनियन होता है उसमें सेंटर के पास ज्यादा पावर होती हैं कंपैरिजन टू स्टेट। हमने अपने देश में आर्टिकल 1 के तहत यूनियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। मतलब हमने अपने संविधान के द्वारा ही राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। यूनियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस है हमारे देश में। बस वही देखिए, प्रश्न लिखा है कि हमारे देश में जो संघीय ढांचे की सरकार है वो संवैधानिक रूप से ही केंद्र की ओर झुकी हुई है। तो आर्टिकल 1 में क्लियर लिखा है यूनियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। और यूनियन मॉडल का मतलब यही है कि राज्य की तुलना में संघ ज्यादा ताकतवर होगा। तो अब आप समझ गए हैं कि पूरा प्रश्न का कॉन्टेक्स्ट क्या है। करंट इश्यूज भी 1-2 मैंने बता दिए, स्वास्थ्य हो, लॉ एंड ऑर्डर हो कि किस तरह से राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन केंद्र की भूमिका देखी गई है और उसी संदर्भ में प्रश्न भी पूछा गया है। जब तक ये रिसेंट एग्जाम्पल आपके आंसर में नहीं होंगे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट पैरा बस यही है आपके प्रश्न का आंसर। जो फर्स्ट पैरा आप लिखेंगे कि संघात्मक एकात्मक शासन क्या होता है, 2-3 लाइन में दिखाइए। संघात्मक शासन के 3 प्रकार हैं वो दिखा दीजिए 2-2 लाइन में, कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। और 1 लाइन में लास्ट में उसमें दिखा दीजिए कि भारत में हमने आर्टिकल 1 के तहत यूनियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अपनाया है। तो ये फर्स्ट पैरा हो जाएगा कि संघात्मक शासन क्या है, एकात्मक क्या है, संघात्मक के 3 प्रकार कौन से हैं। हमारे देश में उसमें हमने यूनियन मॉडल को अपनाया है, संघात्मक एकात्मक को मिक्स किया है हमने। ये फर्स्ट पैरा में आपको ये दिखा देना है। बस उसके बाद मेन बॉडी है जो 4 पैरा हैं। फिर अब जितने भी पैरा में मैं जनरली मान के चलता हूं कि 6 पैरा में आप आंसर लिखते हैं। 400 शब्द के आसपास अगर आपको आंसर लिखना है, कोई ऐसा नहीं आप 4 पैरा 5 पैरा में भी लिखिए, कोई ऐसा नहीं कि 6 पैरा में ही लिखना है। मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपका वो हो गया। अब जो मेन बॉडी है अब उसमें आप जितने पैरा बनाएं। मेन बॉडी इसमें आपको बस अब दिखाना है कि भारत में हमने जो संघात्मक शासन की भावना है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो 3 आधारों पर शक्तियों का विभाजन किया है। विधायी आधार, कार्यकारी आधार और वित्तीय आधार। इन 3 आधारों पर शक्तियों का विभाजन है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप उसकी चर्चा करें, ये भी दिखाएं कि सामान्य परिस्थिति में क्या बंटवारा है और फिर ये दिखाएं कि विशेष परिस्थिति में कैसे केंद्र की तरफ झुकाव हो जाता है हमारा। सो प्रश्न की डिमांड पूरी हो जाएगी। सामान्य परिस्थिति में विधायी संबंध तो अनुसूची 7 में हमने
संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची बनाई है, विषयों का बंटवारा कर दिया है, संघ सूची पे केंद्र कानून बनाए, राज्य सूची पे राज्य सरकारें, दिखा दें। लेकिन फिर दिखाएं हम कि भाई संघ सूची में हमने 97 सब्जेक्ट रखे हैं, राज्य सूची में केवल 66 सब्जेक्ट रखे हैं। ये भी जो हमारा मूल संविधान था उसकी बात है, बाद में उसमें भी चेंज हो गया है, संघ सूची के सब्जेक्ट और बढ़ गए हैं, राज्य सूची के सब्जेक्ट कम हो गए हैं, और इवन आजकल कई और सब्जेक्ट हटाने की डिमांड चल रही है, स्वास्थ्य हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, डिमांड हो रही है कि इन सब्जेक्ट को भी हम स्टेट लिस्ट से निकाल के अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं भी शिफ्ट करें तो कनकरेंट लिस्ट में जरूर शिफ्ट कर दें, इधर हाल फिलहाल की घटनाओं को देखते हुए। तो तीनों तरह के संबंधों में आपको दिखाना है कि कैसे केंद्र का पलड़ा भारी है या केंद्र को हमने ज्यादा शक्तियां सौंपी हैं, यूनियन कैसे हैं हम, बस वो दिखा देना है हमें। साथ साथ आपको ये भी दिखाना है कि विशेष परिस्थिति में हम यूनिटरी मॉडल बन जाते हैं, एकात्मक शासन हो जाता है, तो ये भी दिखाना है आपको। भाई यूनिटरी मॉडल होंगे, केंद्र और ताकतवर हो जाएगा। यूनियन मॉडल में केंद्र ताकतवर है, यूनिटरी मॉडल में और ताकतवर है केंद्र, वो भी है हमारे देश में। जब एक ही सरकार बचती है और यह सरकारें दो होती हैं लेकिन शक्तियां सारी केंद्र के हाथ में सिमट जाती हैं। आर्टिकल 356 लग जाए तो राज्य में सरकार ही नहीं होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, राष्ट्रपति शासन, सारी शक्तियां केंद्र के पास है। तो कई ऐसी सिचुएशंस भी हैं। प्लस आपको यह भी दिखाना है कि कई शक्तियां ऐसी भी हैं जिनका हमने बंटवारा ही नहीं किया है केंद्र और राज्य में, वो शक्तियां हमने केवल केंद्र को सौंपी हैं। केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा हुआ है शक्तियों का, तो कई शक्तियां ऐसी हैं जिनका बंटवारा नहीं किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, बल्कि वो केवल केंद्र को दी गई। हमने न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया, जुडिशियल पावर्स, हमने निर्वाचन शक्तियों का बंटवारा नहीं किया, इलेक्शन से जुड़े जो पावर्स हैं, हमने लेखा परीक्षण शक्तियों का बंटवारा नहीं किया, ऑडिटिंग से जुड़े जो पावर्स हैं, हमने मिलिट्री पावर, हमने डिप्लोमेसी, कई ऐसी शक्तियां हैं जो पूरी तरह से केंद्र को दी हैं, उनका बंटवारा ही नहीं किया है। आपको ये सारे एंगल दिखाने हैं। उसके अलावा आप अमेरिका से कंपेयर करके दिखा सकते हैं, हमारे देश में एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, तो ये सब चीजें भी आप दिखा सकते हैं। और इन सब आधारों पे बस वो जो स्टेटमेंट है उसकी व्याख्या हो जाएगी कि कैसे हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो केंद्र की तरफ झुका है। जब ये सब बातें आप लिख रहे हैं आंसर में, आपको करंट के एग्जाम्पल डालने हैं, तो आपके आंसर की क्वालिटी ज़्यादा होगी, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न है ये, और लास्ट में बस फिर आपको कंक्लूड कर देना है क्यों किया हमने ऐसा। ये लिखते हुए आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो संविधान बन रहा था, आजादी के बाद की जो हमारी परिस्थितियां थी, देश की एकता अखंडता संबंधी जरूरतें थी, तो क्यों हमने ऐसा किया है कि केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाया है, बस उसकी चर्चा करते हुए आप कंक्लूड कर दें। तो ये 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा।
चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। द uneven development of Indian states has created many socio-economic and political problems. Critically analyze the statement with special reference to Bihar. ये बस एक ऐसा प्रश्न है जो इस तरह से हूबहू डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि अब बहुत बड़ा है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रश्न भी आप देखेंगे तो केवल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा नहीं है, मिक्स नेचर है इस प्रश्न का। ये आपको इकोनॉमी से भी जोड़ना है, या आपको एनवायरनमेंट या और दूसरे सेक्शन से भी जोड़ते हुए आंसर होगा इस प्रश्न का। तो ये इंडिपेंडेंटली केवल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न नहीं है। हाँ, चूंकि उस सेक्शन में पूछा गया है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में पूछा गया है, तो हमें उसके रेफरेंस लेने हैं, उससे जोड़ते हुए बात करनी है। लेकिन इसमें आपको इकोनॉमी स्पेशली उसका सहारा लेना है, कुछ और दूसरे सेक्शन भी, उनको जोड़ते हुए आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा होगा। राज्यों के असमान विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें भी हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है दिए गए कथन का। राज्यों का असमान विकास और उससे उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं। तो चूंकि मैंने कहा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में प्रश्न है, आप उसका टच देते हुए उस संदर्भ में आंसर लिखेंगे। आप आर्टिकल 1 से चर्चा करें आंसर की शुरुआत की। जो फर्स्ट पैरा होगा आपके आंसर का, उसमें दिखाएं आपकी संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट, और आप दिखाएं कि जो भारत का संघ राज्य क्षेत्र है, आप देखिए आर्टिकल 1 से 4 तक भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 1 में आप देखें तो भारत संघ के तहत 3 तरह के क्षेत्रों की चर्चा है, राज्य, संघ राज्य या यूनियन टेरिटरी, और एक्वायर्ड एरिया या अर्जित क्षेत्र। 3 तरह के इकाइयों की चर्चा है भारत संघ में आर्टिकल 1 में। फिलहाल 2 हैं, अर्जित क्षेत्र कोई है नहीं, पहले था। अब 2 तरह की इकाइयां हैं, स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। फर्स्ट पैरा में आपको यह दिखाना है आर्टिकल 1 के तहत, चूंकि टच तो हमें पॉलिटी का ही देना है और वो जरूरी भी है। तो ये आपका फर्स्ट पैरा हो जाएगा। आर्टिकल 1 3 तरह की इकाइयां, फिलहाल बस 2
28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश वगैरह। तो ये उसके बाद फिर जो मेन बॉडी है, 2 पैरा में आप इसको डिस्कस करें कि राज्यों का असमान विकास कैसे है। 2 पैरा में मेन बॉडी में आप इसको डिस्कस करें, दिखाएं। उसी फर्स्ट पैरा को ही आगे बढ़ाएंगे। दिखाएं आप कि हमारे देश में हमने संघ सूची, राज्य सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया है केंद्र और राज्य में। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। हर राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग कानून बनाने के, उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। और यहीं से हमें अलग अलग राज्यों में विकास की अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। तो बस आप देखिए, जोड़ दीजिए उसको पॉलिटी से आप वहीं। तो फर्स्ट पैरा की कंटिन्यूटी में ही चलेगा आगे कि राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को कानून बनाना है, क्रियान्वयन करना है। हर राज्य स्वतंत्र है अपनी मर्जी से कानून बनाने और लागू करने के लिए। अब कुछ राज्यों ने अलग कानून बनाए, कुछ ने अलग, कुछ बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए कुछ का जितना विकास हुआ, कुछ का उतना विकास नहीं हुआ। और कैसे असमान विकास हुआ, अनइवन डेवलपमेंट। आपको एग्जाम्पल लेने हैं। चर्चा स्पेशली आपको बिहार के संदर्भ में करनी है, लेकिन आंसर कंपैरेटिव होगा। भाई बिहार में शिक्षा का स्तर कम है, तो ये तभी तो बता पाएंगे कि जब ये बताएंगे कि केरल में ज्यादा है। तो कम हो ज्यादा यहां तो भाई रिलेटिव शब्द हैं, सापेक्षिक हैं। तो भाई बिहार में कम दिखा रहे, तो कम का मतलब क्या है और ज्यादा फिर कहां है, तो वो बतानी पड़ेगा हमें। तो आंसर कंपैरेटिव होगा। तो आप असमान विकास, उसमें मेनली सामाजिक विकास और आर्थिक विकास, इनके कुछ जो महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, वीमेन एम्पावरमेंट है। इस तरह से कुछ सोशल सेक्टर, कुछ उसी तरह से इकोनॉमिक सेक्टर। तो 3 सेक्टर तो कृषि, उद्योग, सेवा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। उसके अलावा इंफ्रा, आधारभूत ढांचा, उसी में आ जाएगा बिजली, सड़क वगैरह। बिजली है, सड़क है, ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, एनर्जी, ये सब। तो जो अनइवन डेवलपमेंट है, तो अब 2 मेन सेक्टर हैं डेवलपमेंट के, एक सोशल डेवलपमेंट, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर तो एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, वीमेन एम्पावरमेंट है, तो वो ले लीजिए आप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें एनर्जी है, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब। और अब आपको यहां फिर इकोनॉमी से कुछ डेटा लेना है बस। अब फिर इकोनॉमी से डेटा लेके दिखाइए आप कि बिहार में क्या स्थिति है इन सेक्टर्स में और अदर स्टेट में क्या स्थिति है इन सेक्टर्स में। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरल सिस्टम, प्रतिस्पर्धी संघवाद के तहत बहुत सारे इंडेक्स जारी किए जा रहे हैं। आप उनका संदर्भ लीजिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग है, तो जो जो इस तरह के इंडेक्स आ रहे हैं, एफडीआई कहां कितना है, बहुत सारे ऐसे जो आपको बस डेटा उठाना है।
पर्यावरण भी आप उसी में कर लीजिए, सोशल में कर लीजिए, एनवायरमेंट। स्वच्छ सर्वेक्षण है, शिक्षा से जुड़ा डेटा, स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा, सारे सर्वे हो रहे हैं। कल परसों अखबार में था कि एक मामले में बिहार आगे निकला है, एक बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें बिहार तीसरे नंबर पे है। ये चलिए खुशी की बात है। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार की भाई बुजुर्गों की देखभाल कम से कम बिहार में लोग करते हैं। ये अच्छी खुशी की बात है। तो ये सब इंडेक्स के बेस पे आप डेटा के आधार पे बताइए कि बिहार में क्या स्थिति है, कुछ अदर स्टेट में क्या स्थिति है, असमान विकास। और फिर इस असमान विकास से क्या समस्याएं पैदा हुई हैं, तो उन समस्याओं की चर्चा करनी है। अनइवन डेवलपमेंट से क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंज आए हैं, तो वो है। तो अब बेरोजगारी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रवासी मजदूरों की समस्या है, माइग्रेंट लेबर्स हैं, करप्शन या भ्रष्टाचार की समस्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या राजनीति के अपराधीकरण की समस्या है। अब जो जो इस तरह की फिर समस्याएं हैं, भेदभाव है, असमानता है, जातिवाद है, तो जो जो अब समस्याएं पैदा हुई हैं वो दिखाइए। और लास्ट में इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी चर्चा करते हुए कंक्लूड कीजिए। जो ये असमान विकास है, जो उससे समस्याएं, चुनौतियां, चैलेंज आए हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। संक्षेप में उनको डिस्कस करते हुए वीमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार इतने प्रयास कर रही है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सरकार जो भी प्रयास कर रही है बहुत संक्षेप में उनकी चर्चा करना है और कंक्लूड कर देना है आंसर को। तो ये 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा। और लास्ट 4 नंबर प्रश्न है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से हमने पढ़ा था। इंडियन पार्लियामेंट या संसद। प्रश्न है, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्कस। इसमें भी डिस्कस करना है हमें, व्याख्या या विवेचना, मतलब जो स्टेटमेंट है बस उसको एलेबोरेट कर देना है। उसका पक्ष विपक्ष नहीं है, बस दिए गए स्टेटमेंट को डिटेल व्याख्या कर देनी है। तो संसद कैसे राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, ये दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
शुरुआत आप कीजिए। जो फर्स्ट पैरा लिखेंगे या इंट्रोडक्शन होगा, उसमें जो भारतीय संसद की संरचना है उसकी चर्चा करेंगे और संरचना के माध्यम से भी हम ये दिखा पाएंगे कि कैसे संसद नेशनल इंटीग्रेशन में मददगार है। बल्कि इनफैक्ट आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे आप मेन बॉडी में ले आएं, फर्स्ट पैरा बल्कि वैसा ही करें, मुझे लगता है वो और बेहतर होगा कि फर्स्ट पैरा में आप पहले डिस्कस कीजिए लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग और उसमें विधायिका की भूमिका। फर्स्ट पैरा में आप इंट्रोडक्शन में आप ये लीजिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी नेशनल इंटीग्रेशन में मददगार है, तो उसे मेन बॉडी में लाइए। फिर तो डेमोक्रेसी को डिस्कस करें 2 लाइन में। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम, जो शासन व्यवस्था है गवर्नेंस है, उसमें हम भागीदार बनाते हैं, उनका पार्टिसिपेशन होता है। लोकतंत्र में सरकार के कामों को करने के लिए 3 अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं। जो गवर्नमेंट है उसके मुख्य 3 काम होते हैं, एक लॉ मेकिंग, दूसरा उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा लोगों के जो आपसी विवाद हैं उनका निपटारा करना। तो 3 संस्थाएं हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। भारतीय विधायिका को संसद कहते हैं हम। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन में आप ये लिख दीजिए थोड़ा सा, और तब फिर आइए मेन बॉडी। या बाकी 3-4 जो भी पैरा आप लिखते हैं, सेकंड से 5th तक, या जितने पैरा आप बना रहे हैं, इसमें आप चर्चा कीजिए संसद की संरचना और उसके कार्य तथा भूमिका। संसद की संरचना की चर्चा, उसके कार्यों, उसकी भूमिका की चर्चा, इसे आप मेन बॉडी में डिस्कस कीजिए। संरचना में दिखाइए आपकी कैसे जो संसद है, आर्टिकल 79 लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। लोकसभा में जितने सदस्य हैं 545, राज्यसभा में जितने हैं 245। दिखाइए कि ऑल इंडिया लेवल अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल, सब जो है हमने लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति के लोग हैं, रिजर्वेशन भी है, SC ST। इस आधार पे ये दिखाएंगे आपकी कैसे नेशनल इंटीग्रेशन में इसकी भूमिका है। स्ट्रक्चर ही इसका ऐसा डिजाइन किया है हमने कि पूरे देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र को लेके चलने का प्रयास किया है हमने संसद में। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है संसद में। इवन एंग्लो इंडियन तक को हमने प्रतिनिधित्व दिया था, जो अब जाके हमने हटाया 70-75 साल बाद, कि हमें लगा कि अब जरूरत नहीं है उसकी। अब नहीं है कोई हमारे देश में ऐसा एंग्लो इंडियन या इतनी आबादी की उसे अलग से संसद में प्रतिनिधित्व की जरूरत है। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये तो एक सबसे बड़ी जरूरत है कि आप सभी वर्गों, धर्मों, जातियों को साथ लेके चलें, उनके बीच में भेदभाव नहीं करें, किसी को छोड़ें नहीं। तो आपको स्ट्रक्चर दिखा के भी ये यहां डिस्कस करना है नेशनल इंटीग्रेशन में रोल ऑफ पार्लियामेंट।
और तब उसके बाद फिर आपको उसके जो कार्य और भूमिकाएं हैं उसकी चर्चा करनी है। संसद के कार्य भूमिकाओं को कई रूपों में हमने पढ़ा है। विधायी शक्तियां हैं संसद के, या विधायी कार्य हैं, जैसे राष्ट्रपति के पढ़ते हैं वैसे ही पार्लियामेंट के भी पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव वर्क हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जुडिशियल हैं, फिनेंशियल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े हैं। तो जो संसद के कार्य भूमिकाएं हैं अब आपको उसकी चर्चा करनी है। और कार्य भूमिकाओं में भी स्पेशली आपको 2-3 पे ज्यादा फोकस करना है जो राष्ट्रीय एकीकरण में मददगार है। तो एक आपको इसमें विधायी कार्यों भूमिका की जरूर चर्चा करनी है। दूसरा आपको वित्तीय कार्यों की भूमिका की जरूर चर्चा करनी है। तीसरा आपको संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े कार्यों की भूमिका की जरूर चर्चा करनी है। इन 2-3 पे विशेष रूप से आपको फोकस करना है क्योंकि ये नेशनल इंटीग्रेशन में ज्यादा मददगार हैं बजाय अन्य कार्यों के। विधायी कार्य हैं तो देखिए आप संघ सूची के जो विषय हैं, संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश में समान रूप से वो कानून लागू होते हैं, तो राष्ट्रीय एकीकरण में भूमिका है, आपको वो दिखाना है विधायी कार्य। कृषि कानूनी संसद ने पास किए हैं, कानून बनाए हैं, तो देखिए वो पूरे देश के लिए समान है। तो इंटीग्रेशन के लिए जरूरत है। आजकल तो वैसे भी डिमांड चल रही, हर चीज एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स। तो एक देश एक कानून ये तो संसद करती है जो संघ सूची के विषय हैं उनके लिए। तो नेशनल इंटीग्रेशन में उसका रोल। फिर उसी तरह से वित्तीय कार्य फिनांस, जिसमें बजट पास करती है संसद, बजट को स्वीकृति देती है और उसमें पूरे देश की जरूरतों समस्याओं को ध्यान रखते हुए बजट बनाया जाता है। तो वो कैसे नेशनल इंटीग्रेशन में मददगार है। पिछड़े राज्य हैं तो हम उनके लिए विशेष व्यवस्था कर दें, ज्यादा अनुदान दे दें। कम पिछड़े हैं, अपने सक्षम हैं तो उन्हें थोड़ा कम, तो वो भी देश की एकता अखंडता एकीकरण में मददगार है। तो बजट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसकी चर्चा करें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन की चर्चा करें। एक ही संविधान है पूरे देश का, संशोधन संसद करती है। संसद संविधान के एक बड़े हिस्से में संसद अपनी मर्जी से संशोधन कर सकती है। संशोधन संसद करेगी, प्रभावी पूरे देश में होगा वो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं, सबसे आज अगर बात करें रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लीजिए आप, लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया है। प्रेसिडेंट भी 1-2 दिन में जब भी अपना स्वीकृति दे ही देंगे तो वो बिल बन जाएगा। अभी जो विधेयक है एक्ट हो जाएगा, सॉरी अभी बिल है, अब वो एक्ट हो जाएगा बस। तो देखिए आप, जो राज्यों को अधिकार दिया जा रहा है ओबीसी के निर्धारण का, तो पूरे देश के लिए समान है। तो सब संविधान संशोधनों के माध्यम से भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको इन शक्तियों की विशेष रूप से चर्चा करनी है। उसके अलावा जो संसद की अन्य कार्य भूमिकाएं हैं उनकी चर्चा कर दीजिए। एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से वो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करती है, न्यायिक शक्तियां हैं, थोड़ा सा निर्वाचन से जुड़ी शक्तियां हैं, थोड़ा उन सब की चर्चा। मेन फोकस संसद का जो स्ट्रक्चर है वो, और जो ये मेन 3 शक्तियां हैं ये, जिनकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है एकीकरण में। और बस कंक्लूड कर देना है कि हाँ बिल्कुल वास्तव में ऐसा है। संसदीय लोकतंत्र है, केंद्र और राज्य में 2 अलग अलग सरकारें हैं, राज्यों की अपनी विधानसभाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी संसद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश के लिए कानून बनाने, बजट के माध्यम से ये एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बस कंक्लूड कर दीजिए। तो ये जीएस पॉलिटी के 4 प्रश्न थे, 66 मेंस। सो आज इतना ही। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आपको, और अगर आप में से जिन लोगों ने मेंस लिखा है तो वो अपना
मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि इन 4 प्रश्नों में से जिसने जो आंसर लिखे हैं किस तरीके से उन्होंने आंसर लिखे हैं, कितने नंबर मिलने चाहिए उन्हें। जैसा मैंने बताया, आपने अगर ऐसे आंसर लिखे या लिखेंगे, 38 नंबर का एक प्रश्न था, जो मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं वो आपको मिलेंगे। इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे फिर आगे जब। तब तक के लिए ख्याल रखिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए।